ओके गाइस, लेट्स बिगिन दिस लेक्चर विद रिगार्ड टू योर ऑडिट एसए 700 सीरीज। तो आज अपन एसए 700 सीरीज पढ़ेंगे। 700 सीरीज के अपन सारे एसेस कवर करेंगे। ठीक है, तो 700 सीरीज के अंदर कितने सारे ऐसे हैं? तो देखो, उसके अंदर है एसए 700, ओके, एसए 701 की ऑडिट मैटर, ठीक है, एसए 705 मॉडिफिकेशन, एसए 706 ईओएम एंड ओएम पेरा, एसए 710 कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, ठीक है, एसए 720, ठीक है, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू अदर इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लेक्चर के अंदर पहले तो मैं एक चीज़ करूँगा कि ठीक है, मेरी एक प्रॉब्लम हो गई है कि मैं हर बात में थोड़ी थोड़ी देर में से ठीक है वर्ड बोलने लग गया हूँ। तो अपन ट्राई करेंगे कि उसको अवॉइड करें। एंड उसको मैं अवॉइड करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे को क्या बीच बीच में मैं अब थोड़ा थोड़ा अटकूंगा, क्योंकि क्या है ना कि मेरे को अच्छी खासी आदत लग गई है, इतनी सारी वीडियोस बना ली है, तो बीच बीच में ठीक है करने की। और अब मैं जैसे ही इसको स्टॉप करने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं पे वो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में डालेगी। बट नेवरदलेस अपन कंटेंट स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि इस वर्ड को अवॉइड करूं, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड लगने लग जाता है कि जब अपन लेक्चर देखते हैं तो एक ही एक वर्ड बार बार सुनने में आ रहा है। और नेवरदलेस इसका कोई मतलब भी नहीं है ऐसा। तो अपन ट्राई करेंगे कि इसको अवॉइड करें। और मैं जो आपको 700 सीरीज करवा रहा हूँ, इसके अंदर पहला ही एशिया मैं आपको छुड़वा दूंगा ऐसे 700। क्यों? क्योंकि क्या है ना, ये हमारे इंटर का काम का होता है, फाइनल में काम का नहीं है क्या? तो फाइनल में भी काम का है, थोड़ा बहुत काम का है, ठीक है, लेकिन वापिस निकल गया, सॉरी फॉर दैट, बाय डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट हो गया। ओके, तो 700 फाइनल में भी थोड़ा बहुत काम का है, एमसीक्यू पर्पस से हो सकता है। कभी कभार कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए बाय मिस्टेक, बट इट इज़ नॉट क्वाइटली पॉसिबल कि एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। मतलब सी कैटेगरी का स्टैंडर्ड है अपना। मतलब अपना अपनी कैटेगरी नहीं है। एबीसी के एनालिसिस जो है वो दूसरे टीचर्स का, ऑब्वियसली मेरा कोई एबीसी एनालिसिस नहीं है, मैं खुद भी दूसरे टीचर्स का देख लेता हूँ एबीसी एनालिसिस, और उसके हिसाब से मैंने ये एसेस लिखे थे। तो ऑब्वियसली 700 अपनी कैटेगरी के अंदर कवर नहीं हो रहा है। 710 भी मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि ठीक है, जब मैंने पढ़ा था तो तब एज सच कोई रिलेवेंट था नहीं, और शायद अब रिलेवेंट होगा। तो अगर मैंने ऐसे 710 कवर नहीं किया है, इट डजेंट मीन कि आपको नहीं कवर करना है, आपको कवर करना है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं कंटेंट को। ऐसे 701 से स्टार्ट करेंगे अपन की ऑडिट मैटर से। तो ठीक है सर, पीडीएफ ऑन करते हैं। तो अपन पीडीएफ ऑन करते हैं। तो ये पीडीएफ ऑन हो गई है, लेकिन ये पीडीएफ अपनी वाली ऑन नहीं हुई है। पहले मेरे को पीडीएफ चेंज करने दो। ठीक है, अब पीडीएफ चेंज हो गई है। एक्चुअली वो क्या है ना, कोई स्टूडेंट इंस्टीट्यूट का सारांश निकलता है, वो सारांश सामने रख रखा था मैंने। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं की ऑडिट मैटर। ऐसे 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, ऐसे का नाम ही अच्छा है, वापिस से बाय डिफॉल्ट निकल रहा है। ठीक है, लेकिन आप समझना, मतलब मेरे अंदर की भावनाओं को मैं नहीं चाहता हूँ बोलना, बट अपने आप निकल रहा है। ऐसे 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, ओके, तो की ऑडिट मैटर क्या होता है? इन ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के टाइम पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर ऑडिटर के सामने आता है, वो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। तो उस मैटर को हम क्या बोल देते हैं? कि ऑडिट मैटर। मतलब सर, आपने इतनी स्लोमो में क्यों बोला? ठीक है, हमको लगा कि ये मतलब वीडियो शायद 1x से 0.5x पे हो गई है। इसका मतलब ये था कि ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में कोई मैटर अगर बहुत सिग्निफिकेंट है, कब सिग्निफिकेंट हुआ वो? जब वो ऑडिट कर रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करंट पीरियड की। तो उस मैटर को ऑडिटर क्या बोल सकता है? कि ये की ऑडिट मैटर है। अच्छा, की ऑडिट मैटर मतलब कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? तो देखो, ऐसे क्या है ना कि की ऑडिट मैटर, ऐसे हर किसी मैटर को अपन की ऑडिट मैटर नहीं बोल देंगे। हम की ऑडिट मैटर को उन मैटर्स में से सेलेक्ट करेंगे जो मैटर्स हमने टीसीडब्ल्यूजी को कन्वे किए थे। मतलब मैं वापस बताता हूँ, की ऑडिट मैटर्स को उन मैटर्स में से हम सेलेक्ट करेंगे जो मैटर हमने टीसीडब्ल्यूजी को कन्वे किए थे, मतलब टीसीडब्ल्यूजी को बताया थे कि ये मैटर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट है। उन सिग्निफिकेंट में से भी जो हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे कि नहीं यार, ये तो क्या है ना कि ये इन पे तो क्या है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ठीक है नज़र जानी चाहिए। ठीक है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही शेयर होल्डर्स लोग,
उनकी नज़र इन मेटर्स पे जानी चाहिए, ठीक है। तो ये मेटर्स हमने क्या किया, इनको की ऑडिट मेटर नाम दे दिया। ओके सर, ठीक है, हम समझ गए। तो इसके हिसाब से आगे वाला जो अपने बेसिक्स के हिसाब से अपन ने क्या लिखा है, की ऑडिट मेटर आर सेलेक्टेड फ्रॉम मेटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी। मतलब जो मेटर हमने टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट किए हैं उन मेटर्स में से हम कुछ मेटर्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको हम नाम दे देते हैं की ऑडिट मेटर। ओके, सिंपल है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये देख लिया कि ऑडिट मैटर कौन से मैटर्स होते हैं जहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अंदर, और उन मैटर्स को हम कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमने टीसीडब्ल्यूजी को कन्वे किया था, कम्युनिकेट किया था, उन मैटर्स में से हम सेलेक्ट करते हैं उन मैटर्स को। ओके, ठीक है, मतलब इतने सारे मैटर्स हमने कन्वे किए, कम्युनिकेट किए टीसीडब्ल्यूजी को, उनमें से कुछ सेलेक्ट कर लेते, कुछ छाट के निकाल लेंगे, तो उनको अपन क्या बोल देंगे, की ऑडिट मैटर नाम दे देंगे। ओके, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, ठीक है, अपन इसको काम के नाम से भी बोल सकते हैं, के ए एम कम्युनिकेटिंग की, ठीक है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट मैटर्स, की के ए एम की ऑडिट मैटर्स। ओके, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग के ए एम, ठीक है, की पढ़ रहा था मैं शायद, के ए एम, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। क्या पर्पस क्या है की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करने का, तो इससे क्या होगा, ठीक है, ये पर्पस क्या है, इनहेंस कम्युनिकेटिंग वैल्यू ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, जो ऑडिटर की रिपोर्ट होगी उसकी कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ेगी। ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इंटेंडेड यूजर्स, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स होने वाले हैं उनको। ओके, तो 2 पॉइंट अभी अपन ने पढ़े हैं, क्या कि ये ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट होगी, ऑडिटर रिपोर्ट, उसकी वैल्यू को इनहेंस करेगा, ठीक है। सेकेंडली ये क्या करेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इंटेंडेड यूजर्स को, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटेंडेड यूजर्स होने वाले हैं। ओके, थर्ड ये क्या करेगा, असिस्ट इंटेंडेड यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। ओके, असिस्ट करेगा, ठीक है, मतलब बताएगा इंटेंडेड यूजर्स को इन अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड उन एरियाज के लिए जहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट लगा है सिग्निफिकेंटली, जहां पे मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट जजमेंट लगा है उन एरियाज को ये बताता है। क्या कौन बताता है, की ऑडिट मैटर बताता है। ओके सर, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है, काफी सिंपल लगा है। आपका नहीं समझ में आया तो हमने लिखा हुआ यही पढ़ लेंगे। पहली बात तो ये लिखा हुआ आपने क्या है यही हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने पढ़ दिया है तो ठीक है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है कि एक्चुअल में क्या लिखा होगा। ओके, नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज द ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट। जब हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर की ऑडिट मैटर दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा। ओके, पहला, ए सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर। अगर हम किसी मैटर पे की ऑडिट मैटर, किसी मैटर को हम एज ए की ऑडिट मैटर रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस मैटर पे हम कोई सेपरेट ओपिनियन दे रहे हैं, उस इंडिविजुअल मैटर पे हम कोई सेपरेट ओपिनियन दे रहे हैं। हमारी जो ओपिनियन है वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज ए होल जाती है और एज ए होल ही जाएगी। ओके सर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ए सब्सटीट्यूट फॉर ऑडिटर एक्सप्रेसिंग मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर एस 705। अगर एज पर एस 705 आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ रही है, ठीक है, तो आप की ऑडिट मैटर देके ऐसा नहीं कह सकते कि आपने की ऑडिट मैटर दे दिया तो अब आपको एस 705 लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब सर आपने क्या बोला, समझ में कुछ आया नहीं, पल्ले कुछ पड़ा नहीं, थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से समझाओ। तो देखो, थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से अगर अपन समझे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, एज पर एस 705 आपको रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या देख रहे हो कि यार हमारे पास तो एक सेक्शन है, हमारे पास एक पेरा है ना की ऑडिट मैटर, तो हम क्या करते हैं कि इस मैटर को की ऑडिट मैटर में रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो हमारा ओपिनियन दे रहे हैं वो ओपिनियन हम क्लीन दे देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे सब्सटीट्यूट आप की ऑडिट मैटर को यूज नहीं कर सकते जब आपको एज पर एज 705 रिपोर्ट को मॉडिफाई करना हो तब। ओके सर, ठीक है, हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुचुम कुचुम, ठीक है, कुचुम कुचुम यानी थोड़ा थोड़ा ही होता है, कुचुम कुचुम समझ में आया तो कुचुम कुचुम ही समझना है, ज्यादा नहीं समझना है, ठीक है। अब मुझे भी नहीं पता कुचुम कुचुम मैंने बोल दिया तो थोड़ा थोड़ा होता है क्या, इसका मीनिंग क्या मतलब किसी मूवी में सुना होगा तो याद आ गया। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है,
ए सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट एप्लीकेबल एफआरएफ रिक्वायर। ओके, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ए सब्सटीट्यूट फॉर रिपोर्टिंग ए सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट अप्लाइज एफआरएफ रिक्वायर, मतलब एफआरएफ रिक्वायर यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर। देखो ऐसा होता है कि जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ओके, तो उसके नीचे कुछ डिस्क्लोजर्स वगैरह देते हैं। अगर कोई डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिया, ठीक है, और ऑडिटर को पता चला, तो अब ऑडिटर को क्या करनी थी, अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई वगैरह करनी थी, या फिर जो भी जैसा भी कुछ करना रहता वो करना था। अब ऑडिटर ने देखा कि इन्होंने तो मैटर को डिस्क्लोज किया नहीं यहाँ पे, तो एक काम करता हूँ, मैं की ऑडिट मैटर में दे देता हूँ। उससे क्या होगा कि यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो वो डिस्क्लोजर वहां नहीं देखेंगे, की ऑडिट मैटर में देख लेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि की ऑडिट मैटर सब्सटीट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर्स का, कि आपको जो डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने हैं वो तो देने पड़ेंगे। ओके सर, ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर एक प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि पहली बात तो अपन इसको बोल रहे हैं कि सर आप क्यों रिवीजन करवा रहे हो, और आप क्यों रिवीजन में सर आप डिटेल में समझाने लग गए हो। ठीक है, तो इट इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल हमारे लिए कि ठीक है हम क्विक रिवीजन में भी डिटेल में समझने लग जाए। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी साइड से थोड़ा जल्दी बताऊँ। ओके, क्योंकि क्या है ना कि मैं थोड़ा भूल गया था, वही ठीक है वाले कॉन्सेप्ट्स में चला गया था, तो मैं अपना थोड़ा ज़्यादा समझाने लग गया हूँ। बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं समझा भी दूँ और थोड़ा जल्दी समझाऊँ, ताकि क्या है ना कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाए। ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब वही कि जब भी मैं मतलब थोड़ा स्पीड में बोलने लगता हूँ, तो वापस मुंह से वो क्या है ना कि वो वर्ड ठीक है एकदम बिल्कुल मुंह पे गले में ही रहता है, कि जैसे ही मैंने स्पीड में बोला नहीं कि टक 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 ऐसे करके निकल जाएगा। नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। वही थर्ड दो पॉइंट अपन ने सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड पढ़े हैं। ओके, थर्ड पॉइंट भी सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड है कि अगर ए सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग एज पर SF 570 when material uncertainty exists relating to event or condition that may cause significant doubt of entity ability to continue as a going concern। ठीक है, एज पर SF 570 कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट को मॉडिफाई करना रहता है। लेकिन आपने तो देखा, क्या देखा कि हम क्या करते हैं कि ऑडिट मैटर के अंदर दे देते हैं और रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करते हैं, फिर आपने कर दिया लफड़ा। ठीक है, एज पर SF 570 आपको गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करवाना रहता है, तो वो आपको करवाना पड़ेगा। कि ऑडिट मैटर उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ओके सर, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पॉइंट हमारे सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड थे। पहला, एज पर SF 705 हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते कि ऑडिट मैटर को के थ्रू। अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया FRF के अंदर तो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ओके, कि ऑडिट मैटर के थ्रू 570 का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना था। ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते कि ऑडिट मैटर से इसको। ओके, ठीक है। और सबसे फर्स्ट टर्म में अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर आपको कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं होता है की ऑडिट मैटर, ठीक है, मतलब अगर आप की ऑडिट मैटर में कोई किसी चीज के बारे में लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेपरेट ओपिनियन दे रहे हो उस इंडिविजुअल मैटर पे। ओके सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। पता कैसे लगेगा कि की ऑडिट मैटर है? सिंपली मीनिंग यही है, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर फ्रॉम द मैटर कम्युनिकेटिंग टू TCWG। हम डिटरमाइन कर रहे हैं की ऑडिट मैटर को उन मैटर्स में से जो कि हमने कम्युनिकेट किए हैं, यानी कन्वे किए हैं किसको? TCWG को। ऑडिटर शेड टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। ऑडिटर को कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में या मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। शेड टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या आप डिटरमाइन कर रहे हो की ऑडिट मैटर को, तो किस बेसिस पे की ऑडिट मैटर निकाले आपने? ठीक है, किस बेसिस पे की ऑडिट मैटर निकाले? तो कुछ इन बेसिस पे हमने की ऑडिट मैटर निकाले। क्या? पहला, एरिया ऑफ हायर असेस रोमम। उन ठीक है, एरियाज को हमने कवर किया है जहां पे क्या है? हायर असेस रोमम। हायर असेस रोमम को मतलब हायर असेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा थे, उन एरिया को हमने कवर किया। और सिग्निफिकेंट रिस्क एज पर ऐसे 315, एज पर ऐसे 315
जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा थी उन एरियाज को कवर किया हमने। ओके सर, तो की ऑडिट मैटर को ऐसे डिटरमाइन किया, ठीक है। सेकेंडली कैसे डिटरमाइन किया, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू एरिया इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट लगा है उन एरिया से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, ठीक है, जहां पर मैनेजमेंट का भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लगा था, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट हैव हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, जिसके अंदर अकाउंटिंग एस्टिमेट भी इंक्लूड होता है क्योंकि वहां पर हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है। मतलब सर क्या बोला आपने, बहुत धीरे धीरे बोला, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि ऑडिटर को ऐसा लगा, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट जहां पर लगा उस एरिया का सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट लगा, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट कहाँ लगा, तो उस एरिया में उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरिया में जहां पर मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट जजमेंट लगा था, ठीक है, और उसके अंदर वो भी इन्वॉल्व होते हैं जहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगे थे, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है सर। तो उन मैटर्स को हमने कंसिडर किया और उनको हमने डिटरमाइन किया एज ए की ऑडिट मैटर। ओके, थर्ड पे अपन चलते हैं, सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस अकर ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अकर्ड हुए हैं, तो उनको भी हमने ध्यान में रखा है और उस बेसिस पे हमने की ऑडिट मैटर को डिटरमाइन किया है, ठीक है। ये तो कुछ 3 पॉइंट्स थे, अब ये जो तीसरा है इसके भी कुछ शायद सब पॉइंट्स हैं या फिर इसकी कोई डिटेल्स है, तो आओ अपन देखते हैं। ऑडिटर शैल डिटरमाइन विच ऑफ द मैटर डिटरमाइन अबव वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर, ठीक है, ये 3 पॉइंट जो थे अपने, इट इज क्वाइट कंप्लीटेड। इसके बाद का ये है, इसके बाद का ये पॉइंट है ना, मतलब ये देखो, ये बिंदी दिख रही है, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर के ये कुछ 3 पॉइंट देख लिए थे। उसके बाद ये बिंदी वाली, ये दूसरी बिंदी आ गई, ठीक है, और ये तीसरी बिंदी आ गई है, मतलब डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर के ये 3 पॉइंट, फर्स्ट वाले पॉइंट के वो 3 पॉइंट। ओके, तो अपन डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर का सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं। ऑडिटर से डिटरमाइन विच ऑफ द मैटर डिटरमाइन अबव वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि जो भी मैटर अपने देखे उसके अंदर से कौन सा सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और उसको कंसिडर कर लेगा और की ऑडिट मैटर में डाल देगा। ओके, मैटर डू नॉट लिंक विथ मैटर डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए की ऑडिट मैटर, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है ही नहीं, वो मैटर भी की ऑडिट मैटर हो सकते हैं, उनको की ऑडिट मैटर कंसिडर कर सकते हैं इफ इट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन ऑफ ऑडिटर विच हैड एन इम्पैक्ट ऑन इट्स ऑडिट, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो अवेलेबल नहीं है, बट ऑडिटर का सिग्निफिकेंट क्या गया है, सिग्निफिकेंट अटेंशन गया है उस मैटर की तरफ, और जो कि ऑडिट पे इम्पैक्ट डालता है, तो उस मैटर को भी हम एज एन की ऑडिट मैटर शो कर सकते हैं, ठीक है। इट इज क्वाइट पॉसिबल, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस। ओके, ठीक है सर, हम समझ गए ये वाली बात भी कि ये क्या बोलना चाह रहा था। फिर अपन आते हैं कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, ध्यान से पढ़ना है ना, यहाँ पे डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर था, यहाँ पे आ रहा है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। तो हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं की ऑडिट मैटर को, यानी बताते कैसे की ऑडिट मैटर को, मतलब यहाँ क्या एक माइक लिया और खड़े हो गए, सुनो 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 शेयर होल्डर सुनो, हम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें कम्युनिकेट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम माइक लेकिन शुरू हो जाना है कि ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, सुनो 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 गांव वालों सुनो, ऐसा ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम जो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, कौन सी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एज पर एस 700, वहाँ पर अपने पास एक पेरा आता है जिसके अंदर स्पेसिफिकली की ऑडिट मैटर लिखने होते हैं। ओके, तो यही लिखा है कि एक हेडिंग देंगे हम, डिस्क्राइब each key audit matter in a separate section of auditor report under the heading key audit matter, ठीक है। एक सेपरेट हेडिंग दे देंगे की ऑडिट मैटर, हम हर की ऑडिट मैटर को एक सेपरेट सेक्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर शो करेंगे।
ओके सर, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है सर, यहाँ तक हम समझ में आ गए, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। लेकिन सर जब हम की ऑर्डिनेट मैटर को लिखेंगे तो लैंग्वेज किस टाइप की होनी चाहिए? लैंग्वेज किस टाइप की होनी चाहिए? इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए? ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज अपन देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज अपन देखते हैं। ओके, ऑडिटर शेल ऑडिटर रिपोर्ट शेल स्टेट दैट, ऑडिटर की रिपोर्ट में के अंदर ऑडिटर को बताना पड़ेगा, स्टेट करना पड़ेगा कि ऑडिट मैटर आर दोस मैटर इन ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट वर मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, key audit matter are those matter in auditor professional judgment were most significant in audit of financial statement of current period। ये अपने को लिखना पड़ेगा। Those matter were addressed in context of audit of financial statement as a whole and auditor does not provide separate opinion on this matter। ठीक है, मतलब वही आगे वाली चीजें हैं उन्हीं को वापस से लिखा है अपन ने। ठीक है, कि ये की ऑडिट मैटर ये वो वाले मैटर जो कि ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है ऑडिट ऑफ करंट फाइनेंशियल पीरियड। ठीक है, और सेकंड क्या लिखा है? those matters were addressed in the context of audit of financial statement as a whole, auditor does not provide separate opinion on this matter। auditor इन पे कोई separate opinion provide नहीं करवा रहा है। डिस्क्रिप्शन क्या देंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर शेल एड्रेस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आएगा? वाई मैटर कंसिडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिटर इन ऑडिट। ठीक है, क्यों क्यों मतलब वापस वापस प्रॉब्लम आ गई। ठीक है वाली, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ वापस अवॉइड करूँ। वाई मैटर कंसिडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट, इस मैटर को क्यों कंसिडर किया मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिट के अंदर, एंड देयरफॉर डिटरमाइन टू बी ए KAM की ऑडिट मैटर। ओके, हाउ द मैटर वर एड्रेस्ड इन ऑडिट, और इस की ऑडिट मैटर को ऑडिट के अंदर कैसे एड्रेस किया गया। फिर लास्ट अपना आ जाता है नो कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर, मतलब हमको की ऑडिट मैटर बताना ही नहीं है। कब? ऑडिटर शैल डिस्क्राइब की ऑडिट मैटर अनलेस, अगर ऑडिटर वैसे तो की ऑडिट मैटर बताएगा, अनलेस, अनलेस का मतलब ये कि वैसे तो ऑडिटर की ऑडिट मैटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताएगा, लेकिन अगर कुछ ये बातें आ जाती है तो ऑडिटर को की ऑडिट मैटर के अंदर नहीं बताना है। क्या? कब कब नहीं बताना है? लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द मैटर, अगर लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड कर दे मतलब रोक दे क्या, कि पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं देना है इस बात का, तो फिर मत दे देना, नहीं तो दे दोगे तो तुम फंस जाओगे। ओके, सेकेंड, ऑडिटर डिटरमाइन मैटर नॉट कम्युनिकेटेड इन रिपोर्ट बिकॉज एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग सो, अगर ऑडिटर को लगता है कि अगर मैंने ये की ऑडिट मैटर के अंदर दे दिया और इसका कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, सो एक्सपेक्टेड टू ओवरवेट पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट, जो कि पब्लिक के जो बेनिफिट है उसको क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है। दिस शेल नॉट अप्लाई इफ एंटिटी हैज पब्लिकली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर, मतलब ये कि अगर ऑडिटर को लगता है कोई एडवर्स कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं इसको एज एन पब्लिक में देने से इंफॉर्मेशन को, तो ऑडिटर क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि एज एन लार्ज पब्लिक का इंटरेस्ट हार्म हो रहा होगा। लेकिन अगर कंपनी ने ही बता दिया लोगों को तो फिर तो ऑडिटर भी बता दे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, लैंग्वेज आपको इसी की पढ़नी पड़ेगी। Auditor shall not communicate a matter in key audit matter section in auditor report when auditor would be required to modify the opinion as per SS 705 as a result of matter। मतलब वही वाली बात है कि अगर as per SS 705 आपको modify करनी है रिपोर्ट को तो फिर आप ऐसे की ऑडिट मैटर उसको नहीं बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SS 705 also prohibit auditor from communicating key audit matter when auditor disclaim an opinion on financial statement। अगर आपने disclaimer of opinion दिया है यानी कि आपको sufficient appropriate audit evidence नहीं मिले, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना आप बात को, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले और इनका जो पॉसिबल इफेक्ट है वो मटेरियल एंड परवेसिव है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। हालांकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देना है कब नहीं देना है ये अपन इसका नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ने वाले हैं 705 के अंदर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो जब भी आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो तो फिर आपको की ऑडिट मैटर देने की जरूरत है ही नहीं, आपको देना ही नहीं है, ये प्रोहिबिशन है।
ठीक है, 705 प्रोहिबिशन लगाता है। तो इसी के साथ में अपना ऐसे 701 कंप्लीट है की ऑडिट मैटर। जो भी आएगा इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। इतना पढ़ लोगे मोर देन सफिशिएंट है ऐसे 701 के अंदर। और एज सच कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसे नहीं है, सिंपल ऐसे है। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट ऐसे की तरफ चल रहे हैं, नेक्स्ट ऐसे की तरफ चल रहे हैं। ऐसे 705 मॉडिफिकेशन, ओके, मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट ऐसे 705 मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन ऑफ ए इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, अब बात आ गई इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। तो सर ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या होता है? तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर वो ऑडिटर होता है जो कि कंपनी का स्टेट ऑडिटर होता है। सेक्शन 139 से जो 148 तक अपन पढ़ते हैं ना कंपनीज एक्ट के अंदर, वो वाला ऑडिटर। ओके, तो फिर और भी कोई ऑडिटर होता है क्या कंपनी के अंदर? तो ऑब्वियसली इंटरनल ऑडिटर होता है। तो सर वो कहाँ से आता है? तो वो सेक्शन 138 के हिसाब से आता है, कंपनीज एक्ट। ठीक है, वो इंटर का पड़ा हुआ। ऑब्वियसली आपको याद होगा यार, मैं तो जस्ट एकदम थोड़ा सा एकदम रिमेम्बर करा रहा हूँ। सेक्शन नंबर अपने को वैसे भी याद नहीं रखने हैं, बट ऑब्वियसली वो याद हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा एफर्ट वेफर्ट डालो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो याद हो जाते हैं सेक्शन नंबर। बट वो ठीक है, फाइनल में अपने लिए कोई रिलेवेंट नहीं है। मैं जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको नंबर के साथ में नाम बता रहा था कि वो वहाँ पे दिया गया था, इसलिए ठीक है। ऑडिटर कहाँ कहाँ पे आते हैं? तो ये जिस ऑडिटर की बात कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन होता है? जो स्टेट ऑडिटर होता है। तो सर इंटरनल ऑडिटर क्या इंडिपेंडेंट नहीं होता है क्या? तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एम्प्लॉय भी हो सकता है कंपनी का, दैट्स वाई वहाँ पे इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। सो अपन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट की बात करें तो एज पर एस 705 जो स्टेट ऑडिटर होगा वो अपनी रिपोर्ट जब बनाएगा, ठीक है, तो उसको कभी कभी क्या करना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वी हैव टू मॉडिफाई द रिपोर्ट? मतलब ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस आएंगे जब हमको मॉडिफाई करनी पड़ेगी रिपोर्ट? सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ऑडिटर मॉडिफाई करेगा अपने ओपिनियन। तो उसके अंदर कुछ दो केस है। ऐसे अपने पास में कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, बड़ा भारी ऐसे नहीं है, मतलब आप देखोगे तो ये ऐसे खत्म है, बस ये इतना सही है और ये ऐसे खत्म है। तो क्या सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी इतना पढ़े तो इतना चलेगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब इससे ज्यादा आपको देखना तक नहीं है, मतलब नजर तक नहीं घुमानी है आपको इस ऐसे के ऊपर। जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा आपको नजर तक नहीं घुमानी है। किसी की भी बुक बुक में कुछ भी मत देखना। मैं जितना बता रहा हूँ उतना मोर देन सफिशियंट है। ठीक है सर, तो बता दो, मतलब इतना इतना बोलो कि उससे ज्यादा तो बता ही दो। तो ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन हैज कंक्लूडेड दैट देयर इज ए मिस स्टेटमेंट। अब वही बात, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या? गलतियां। अगर ऑडिटर कंक्लूड कर देता है कि मिस स्टेटमेंट है यानी कि गलतियां है ना, मिस स्टेटमेंट है यानी कि गलतियां है, तो इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, कौन सी इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट? जो कि डिटेक्टेड है। डिटेक्टेड मतलब जो कि हमको पता लग गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट है। तो हम क्या देखेंगे कि क्या वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल एंड परवेसिव है क्या? ठीक है, मतलब मटेरियल एंड परवेसिव है क्या, या फिर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है ना, इधर बट नॉट परवेसिव है ना। हम ये देखेंगे कि क्या वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल एंड परवेसिव है या मटेरियल बट नॉट परवेसिव। अब सर परवेसिव का मतलब क्या होता है? तो परवेसिव का मतलब होता है एट एवरीवेयर। एवरीवेयर यानी हर जगह। मतलब वो मटेरियल तो है, समझ रहे हो? मटेरियल का मतलब समझ रहे हो? मतलब इंपॉर्टेंट तो है, और क्या परवेसिव भी है क्या? परवेसिव मतलब इंपॉर्टेंट मिस स्टेटमेंट, मतलब इंपॉर्टेंट गलतियां और हर जगह गलतियां हैं क्या? तो फर्स्ट वाला केस बनता है कि मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है, मतलब गलतियां तो है, इंपॉर्टेंट गलतियां है लेकिन हर जगह नहीं है। तो उस केस में हम रिपोर्ट कौन सी देंगे? तो हम देंगे मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर कौन सा ओपिनियन दे देंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन। ओके सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि व्हेन वी आर गोइंग टू एन ऑडिट वी गेदर एविडेंस। ठीक है, वापिस से बाय डिफॉल्ट ठीक है निकल गया। व्हेन वी आर गोइंग टू एन ऑडिट we gather all the evidence, and on behalf of evidence we concluded that the misstatement is material but not pervasive, so we have to give a qualified opinion on that financial statement। ठीक है, मतलब फिर वापस बाय डिफॉल्ट निकल गया, लेकिन ऐसे आप कंसिडर कर लेना इसको थोड़ा सा। क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे और हम क्या लिख देंगे?
ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, मतलब कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हम क्या दे रहा है, एकदम क्लियर पिक्चर दे रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू. ओके, बट व्हेन वी आर गोइंग टू एन ऑडिट एंड वी कंक्लूडेड that there is a misstatement in that financial statement and these misstatements are material and pervasive. What does it mean? Material means important and pervasive means everywhere. Important misstatement at everywhere. So which type of report we give? Adverse opinion. Okay सर, ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम जाते हैं, हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो मटेरियल, जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल एंड परवेसिव दोनों है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या, कौन सी रिपोर्ट देंगे, हम देंगे एडवर्स ओपिनियन. ओके, तो वापिस से हम कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअल में हमने क्या बोला, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हमको, हमने कंक्लूड किया कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाइड रिपोर्ट, मटेरियल एंड परवेसिव, एडवर्स रिपोर्ट. ओके, ये दोनों रिपोर्ट किस केस में जा रही थी, जब हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए थे. अच्छा, अगर एडवर्स ओपिनियन होगा तो हम क्या बोलेंगे, डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू नहीं दे रहे, मतलब बिल्कुल क्लीन नहीं है. ओके सर, यहां तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस when we are going to an audit. We are going to an audit, we collect evidence but we are not able to collect evidence. क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि we are collecting evidence, हम कलेक्ट कर रहे थे बट वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट एविडेंस, पर हम कर ही नहीं पा रहे. मतलब पहले वाली लाइन में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा. वी ट्राई टू कलेक्ट एविडेंस. As an auditor, we are going for an audit. We try to collect evidence, but we are not able to collect the evidence, or management does not give evidence to us, whatever the circumstances. मतलब हम चाह रहे हैं कि हम एविडेंस कलेक्ट कर लें, बट एविडेंस ना तो हम कलेक्ट कर पा रहे हैं, ना मैनेजमेंट हमको दे रहा है, किसी भी तरीके से हमारे पास में एविडेंस ही नहीं आ रहे हैं. तो अब सिचुएशन क्या बन गई कि ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले. तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम ओपिनियन दे तो किस हिसाब से दे, तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, अनडिटेक्टेड का मतलब क्या, जिसको डिटेक्ट नहीं किया गया है, जिसका पता नहीं लगा है, वो वाली गलतियां, जिन गलतियों का पता नहीं लगा है वो वाली गलतियां क्या मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, मतलब जिन गलतियों का पता नहीं लगा पाए वो वाली गलतियां क्या मटेरियल यानी इंपॉर्टेंट है लेकिन हर जगह नहीं है क्या. तो अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव हुआ तो हम कौन सी ओपिनियन दे देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन. और हम क्या लिख देंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, मतलब कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं हमको, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं. ठीक है, जब हम ऐसा मान ले कि मटेरियल है बट नॉट परवेसिव है. लेकिन इफ वी आर गोइंग टू एन ऑडिट, we are trying to gathering evidence but we are not able to gather that evidence, or management does not provide us evidence, and मतलब we conclude that undetected misstatement, मतलब वो मिस स्टेटमेंट जिनका पता नहीं लगा है, वो मिस स्टेटमेंट क्या है, मटेरियल एंड परवेसिव. सो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो हमको एविडेंस नहीं मिले, ठीक है, और जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी और परवेसिव भी है, यानी कि इंपॉर्टेंट है और हर जगह हो रखी है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम क्या है ना कि अब हम क्वालिफाइड रिपोर्ट तो दे नहीं सकते, तो अब हम कौन सी रिपोर्ट देंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. लेकिन एक बात ध्यान रखना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब हम कोई रिपोर्ट दे ही नहीं रहे, हम कोई रिपोर्ट दे ही नहीं रहे, हम मतलब रिपोर्ट नहीं दे रहे इन द सेंस हमारा कोई ओपिनियन ही नहीं है. अब हमारा कोई ओपिनियन नहीं है तो इस केस में क्या होता है कि जब भी अपन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं तो उससे पहले हम विड्रॉल की बात कर लेते हैं कि हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि अब तुम ना तो हम एविडेंस कलेक्ट कर पा रहे हैं ना तुम हमको ला के दे रहे हो, तो इससे अच्छा ये है कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाएं. लेकिन कभी अगर लो हमको प्रिक्लूड कर दे छोड़ने से, या फिर प्रिक्लूड क्या, लो हमको रेस्ट्रिक्ट कर दे कि आप यहाँ से छोड़ के नहीं जाओगे, आपको रिपोर्ट देनी है, ठीक है,
तो अगर आपको रिपोर्ट देनी है तो उस केस में फिर हम कौन सी रिपोर्ट दे देंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके सर ठीक है, मटेरियल एंड परवेसिव हुआ तो उस केस में हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे। नीचे क्या लिखा है, एन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ही कैन नॉट कंक्लूड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। ठीक है, तो ये बात तो बराबर है ना कि ऑडिटर कैन नॉट कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अस अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, इट इज क्वाइट क्लियर टू अस। ओके सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, consequences of inability to obtain sufficient appropriate audit evidence due to management imposed limitations after auditor has accepted the engagement। मतलब ये अपने आप में टॉपिक ही इतना बड़ा दे दिया कि अब इसके अंदर मतलब क्या पढ़े समझ भी नहीं आ रहा। तो देखो एक्चुअल में व्हाट डज टॉपिक गिव से टू अस, व्हाट डज टॉपिक से टू अस, consequences of inability to obtain sufficient appropriate audit evidence। क्या consequences होंगे जब हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ले नहीं पाएंगे, किसकी वजह से, मैनेजमेंट के लिमिटेशन इंपोज करने की वजह से। अगर कोई मैनेजमेंट हमारे ऊपर लिमिटेशन इंपोज कर देता है और उस वजह से हम सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और ये लिमिटेशन इन्होंने कब इंपोज करी है, हमारे ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद में, यानी कि हमने जो एंगेजमेंट थी वो एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद इन्होंने लिमिटेशन लगाई। अगर पहले लिमिटेशन लगा रहे होते तो हम ऑडिट को एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। तो हमें क्या करना रहेगा, उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे मैनेजमेंट से। क्या मैनेजमेंट से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, टू रिमूव द लिमिटेशंस, कि भैया यार लिमिटेशन हटा दो यार, हमें ऑडिट करनी है बराबर तरीके से, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अगर मैनेजमेंट एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरे दरवाजे से काम करो। ओके, अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम आपको बैंक का बैलेंस हमारे पास पे नहीं बता रहे हैं, तो आपको पता है इनका अकाउंट किस बैंक में है तो उस बैंक से वेरीफाई करो। ठीक है, अगर ये डेटर का बैलेंस कंफर्म नहीं कर रहे हैं तो डेटर को कॉल मिला के कंफर्म कर लो, कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो जीएसटी के बिल दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं तो जिन पार्टी से बिल बनवाएगा उन पार्टी से कनेक्ट कर लो। अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ऑप्शन है अपने पास। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस ऑडिटर कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, अल्टरनेट प्रोसीजर करो। अगर फिर भी मैनेजमेंट मना बोल देता है, मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है, तो आप किससे बात करोगे, कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी से एंड डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म अल्टरनेट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर मैनेजमेंट मना कर देता है तो आप क्या करो, कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी से और डिटरमाइन करो, यानी चेक करो कि क्या पॉसिबल है क्या कि परफॉर्म करें हम अल्टरनेट प्रोसीजर जिसकी वजह से हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। ठीक है, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो फिर तो मतलब ही क्या है। ओके, फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर आप कंक्लूड कर लो कि हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर ही नहीं पा रहे, गैदर नहीं कर पा रहे इसका मतलब इकट्ठा नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या होगा, ऑडिटर कंक्लूड दैट पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव। अगर 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 अपन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाए और हम कंक्लूड करते हैं कि जो पॉसिबल इफेक्ट है, ठीक है, पहले तो हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट है ना, इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट है ना। जब हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, यानी ये जो मिस स्टेटमेंट है इसका इफेक्ट। बट जब हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इस मिस स्टेटमेंट का, हम क्या बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, या फिर ऐसे बोलेंगे पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। पॉसिबल इफेक्ट मतलब पॉसिबल यानी कि हम मान रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ का जो पॉसिबल इफेक्ट हो, जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट था उसका क्या इफेक्ट हो, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। मटेरियल बट नॉट परवेसिव के केस में क्वालिफाई ओपिनियन जाता है। अगर ऑडिटर कंक्लूड कर देता है कि पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल एंड परवेसिव, अगर उसको लगता है कि मटेरियल और परवेसिव है तो उस केस में क्या देता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात आए तो पहले क्या करो, पतली गली पकड़ लो। पतली गली पकड़ लो इन द सेंस कि पहले तो ऑडिट से विड्रॉल मार लो। अगर ऑडिट से विड्रॉल पॉसिबल नहीं हो तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देना। तो वही, अगर मटेरियल एंड परवेसिव है, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, तो उस केस में आप क्या करोगे, विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट
इफ पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन, अगर एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन के अंदर पॉसिबल है कि आप विड्रॉ कर सको ऑडिट से, तो आप पहले विड्रॉल मार लो, ठीक है, कोई ओपिनियन मत दो। लेकिन इफ विड्रॉल फ्रॉम ऑडिट बिफोर इश्यूइंग ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट पॉसिबल, अगर विड्रॉल पॉसिबल ही नहीं है बिना ऑडिट रिपोर्ट को इश्यू किए, तो उस केस में आप क्या करना, डिस्क्लेम ओपिनियन दे देना और अपनी जान छुड़ा लेना। ओके सर, ठीक है। ऐसे 705 क्वाइट क्लियर टू अस, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कंटेंट पढ़ना मत, इससे ज्यादा कोई काम का होगा भी नहीं आपके। लास्ट वाला जो बताया, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, काम का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ऐसे की तरफ। ऐसे 706 EOM एंड OM पैरा। EOM मतलब एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड OM पैरा यानी अदर मैटर पैरा। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे की तरफ चलते हैं। ओके, EOM पैरा एंड OM पैरा इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। मैं मेक श्योर करता हूँ कि स्क्रीन बराबर आ जाए, ज़्यादा ही बराबर आ गई। ओके, ये साइज बराबर है। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट ऐसे 706 EOM पैरा एंड OM पैरा इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। मतलब बोलोगे सर बार बार एक ही नाम बोल रहे हो, तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं वीडियो बीच में पॉज कर लेता हूँ और वापस जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो ऐसे 706 मतलब नाम वाम तो लेना बनता ही है। ओके, तो इसमें हम पढ़ने वाले EOM पैरा एंड OM पैरा। EOM मतलब एम्फेसिस ऑफ मैटर, OM मतलब अदर मैटर। अब पहले EOM की बात कर लेते हैं, OM इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, मतलब मेरे एक्सप्रेशन से आप समझ ही गए थे। EOM पैरा एम्फेसिस ऑफ मैटर, एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक बात होती है या कोई एक वर्ड होता है या कोई एक सिचुएशन होती है ना, जिसको अपन बार बार, ठीक है, उस पर टोचा मारते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्फेसिस करना, ठीक है। एम्फेसिस करना मतलब उसको बढ़ा चढ़ाना, उसको 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 हाईलाइट करना, उस चीज को अपन बोलते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर। ओके सर, ठीक है, हम समझ गए एम्फेसिस ऑफ मैटर का मतलब क्या। जैसे कि ठीक है, मैं थोड़ा और आपको अच्छा एग्जांपल दूं तो ठीक है, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ रिसेंटली, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और उस बात को दबा के हमको चुनाव का बताना था, तो हमने एम्फेसिस किस पे किया, चुनाव पे। तो दिल्ली वाले बॉम्ब ब्लास्ट की बात दब गई, ठीक है। उससे क्या हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट की बात दबने से क्या हुआ, एक्चुअली क्या है ना कि उससे क्या होना, पैनिक नहीं हो इंडिया के अंदर, पैनिक नहीं हो, बाकी गवर्नमेंट अपना काम बराबर अच्छे तरीके से कर सके, इंटेलिजेंस अपना काम बराबर तरीके से कर सके, ठीक है। तो वो बात न्यूज से हटा दी और अपना ध्यान किधर डाइवर्ट कर दिया, चुनाव के ऊपर, ठीक है। जो चुनाव चल रहे थे, अब मुझे नहीं पता, वो ऊपर की साइड में कहीं पे चुनाव चल रहे थे, तो वो उसके रिजल्ट्स पे अपना ध्यान को डाइवर्ट कर दिया। तो एम्फेसिस किस बात को किया, तब उस बात को एम्फेसिस किया, चुनाव वाली बात को। तो हमारा माइंड क्या हो गया ना, उस बात पे ज्यादा थोड़ा ध्यान देने लग गया, पुरानी बातों को भूल गया। तो ऐसे करके कुछ भी ऐसा मतलब मान लो कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सीए जिस बात पे एम्फेसिस कर देगा ना, तो लोगों की नजरें उस बात पे ज्यादा टिकेगी एज कंपेयर टू पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मतलब एक तो इतना बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर आप लोगों को नहीं पता हो ना, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या कवर होता है। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। ये मतलब 5 चीजों को मिला के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ओके, और फिर क्या है ना कि फिर उसके बाद में ये रामायण जो अपन गाते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट वगैरह, ये तो आती है। साथ में कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव वगैरह क्या होने वाले हैं, ये भी उसी में छाप देते हैं। मतलब ये इतना बड़ा चढ़ा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता देना, मतलब हद हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी। तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, पूरे के अंदर ऑडिटर चेक करता है कि किस बात को एम्फेसाइज करना है, ताकि वो यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो, जिससे यूजर्स को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो उस बात को वो क्या करता है, ऑडिटर एम्फेसाइज कर देता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और उससे क्या होता है, यूजर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। ओके सर, ठीक है। तो फिर ये EOM पैरा सेलेक्ट कैसे करते हैं, मतलब एम्फेसाइज ऑफ मैटर, तो उस मैटर को सेलेक्ट कैसे करेंगे कि ये EOM हो जाए, ठीक है। मतलब किस बेसिस पे, बेसिस क्या रखा, ठीक बात है, बेसिस तो होना चाहिए ना, कि ऐसे थोड़ी ना कि हर मैटर को अपन एम्फेसाइज कर देंगे, मतलब कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिस क्या होगा, अच्छा किन बातों को अपन एम्फेसाइज करेंगे, किन बातों को हम एम्फेसाइज नहीं करेंगे, ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो बस यही है ऐसे के अंदर, यही अपन पढ़ लेते हैं। अभी तो मैंने आपको खाली एक ब्रीफली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी थी कि एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, मेरी तरफ से वो कवर है। आगे देखते हैं आप अपन
ऐसे के अंदर आ जाते हैं। ईओएम पेरा मीनिंग क्या बोलता है? ईओएम पेरा के अंदर मीनिंग क्या बोलता है? मैटर प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उन मैटर्स की बात करी गई है जो कि प्रेजेंट है और डिस्क्लोज है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर लिखे हुए हैं और डिस्क्लोज किए हुए हैं। ओके, फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ये मैटर्स यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैटर करते हैं। दैट्स व्हाई दिस मैटर्स इज कंसिडर्ड एज ए ईओएम। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन टू गिव ईओएम पेरा। हम ईओएम पेरा कब देंगे? ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना हेडिंग। अब अंदर की चीज बताऊंगा तो फिर बोल रहे हैं सर आप तो ईओएम बताते बताते ये क्या बताने लग गए। व्हेन टू गिव ईओएम पेरा, हमें ईओएम पेरा कब देना है? ऑडिटर शैल इंक्लूड ईओएम पेरा इन ऑडिटर रिपोर्ट प्रोवाइडेड, मतलब हमें ईओएम पेरा कब देना है? टॉपिक तो ये है अपना। फिर हमने लाइन पढ़ी जैसे सेकंड, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ? ऑडिटर इंक्लूड करेगा ईओएम पेरा ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर प्रोवाइडेड। ठीक है, प्रोवाइडेड, लेकिन प्रोवाइडेड का मतलब ही क्या होता है? लेकिन। लेकिन क्या? अब ये 2 पॉइंट, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई ओपिनियन एज पर एस 705 एज ए रिजल्ट ऑफ मैटर, मतलब वही कि अगर आपको ऐसे 705 की वजह से अगर रिपोर्ट को मॉडिफाई करना था तो आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करो, फिर आप ईओएम मत दे देना। तो ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई ओपिनियन, जब ऑडिटर को रिक्वायर्ड नहीं होगा ओपिनियन को मॉडिफाई करना एज पर एस 705 एज ए रिजल्ट ऑफ मैटर, तब वो ईओएम पेरा दे सकता है। मतलब सर क्या बोले, थोड़ा लक्कड़ से समझाओ। तो लक्कड़ से ऐसा समझाता हूँ कि अगर कोई मैटर है, उस मैटर पे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये मैटर तो बराबर है, इसकी वजह से मॉडिफिकेशन नहीं जा सकता, तो इसकी वजह से अगर मॉडिफिकेशन नहीं जा सकता तो अब आप इसको ईओएम में दिखा दो चलेगा। बट अगर कोई मैटर ऐसा था जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं यार ये मैटर ही ऐसा है कि इसकी वजह से तो मॉडिफिकेशन जानी चाहिए, मतलब एज पर एस 705 रिपोर्ट ही मॉडिफाई हो जाएगी, तो अब आप है ना एज पर एस 705 रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देना। ऐसा मत करना कि आप इसको ईओएम में बता दो और रिपोर्ट को क्लीन बता दो। ठीक है, आई होप आई क्लियर यू, मतलब आई क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस। तो ऑडिटर शैल नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई ओपिनियन एज पर एस 705 एज ए रिजल्ट ऑफ मैटर। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? मैटर हैज नॉट बीन डिटरमाइंड एज ए की ऑडिट मैटर एज पर एस 701। ठीक है, मैटर एज पर एस 701 की ऑडिट मैटर डिफाइंड नहीं होना चाहिए। वाई? इफ मैटर इज ऑलरेडी डिफाइंड एज एन की ऑडिट मैटर, then we should not again take that matter in a EOM para। अच्छी इंग्लिश है, हिंदी में समझा दो। तो हिंदी में समझाता हूँ, अगर हमने कहीं पे क्यू ऑडिट मीटर दे दिया है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली अपन ने सेपरेट सेक्शन बना के उसको वहां पे डाल ही दिया है, तो फिर वापस अपन उसको ईओएम में क्यों दिखाएं? जब कोई चीज हमने की ऑडिट मीटर में दिखाई दी है तो वापस से ईओएम में दिखाने का फायदा ही क्या है? की ऑडिट मीटर में वैसे भी लोग बाग पढ़ ही लेंगे। ठीक है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे भी कैम के अंदर पढ़ लेंगे एज पर एस 701 जो अपन देते हैं। ठीक है, तो फिर उसको वापस अपने को ईओएम में देने की जरूरत नहीं है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, वी आर क्लियर टिल हियर। ओके, नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस के एग्जाम्पल्स। क्या सर्कमस्टांसेस? circumstances where there is a special requirement for auditor to include EOM पैरा, मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पे स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि आपको EOM पैरा देना ही पड़ेगा, मतलब ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। मैंडेटरी का मतलब समझते हो ना, बिल्कुल मतलब छाती ठोक के आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा वाला काम है। तो मैंडेटरी वाले क्या है? कुछ 3 पॉइंट है। FRS प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन, FRS मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि प्रिस्क्राइब्ड है लॉ रेगुलेशन के थ्रू, इज अनएक्सेप्टेबल। जो FRS लॉ रेगुलेशन ने बताए हैं अगर वो अनएक्सेप्टेबल है तो फिर आपको ईओएम में बताना पड़ेगा कि यार देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, ये जिन FRS के थ्रू बने जो लॉ एंड रेगुलेशन ने बताया है वो अनएक्सेप्टेबल है। तो मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ है ना, ईओएम पैरा के थ्रू।
मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस मैटर के ऊपर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन इज अनएक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अलर्ट टू यूजर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अगर किसी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, अब ये कहाँ पे आते हैं, वो 800 वाली सीरीज के अंदर, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बने हैं तो उसके लिए हम यूजर्स को अलर्ट कर देंगे कि आप ऐसा मत समझना कि ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क वाले बने हुए तो ये ओरिजिनल वाले हैं। ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, ये सबके लिए होते ही नहीं है, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए होते हैं। ओके, जैसे अगर बैंक ने बोल दिया कि आप तो हमको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, वो भी केस बेसिस पे दे दो, तो हमको केस बेसिस पे देने पड़ेंगे। बाकी हम यूनिवर्सली क्या फॉलो करते हैं, एक्रूअल बेसिस। ओके, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो हम यूजर्स को अलर्ट कर देंगे जब भी हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बनाएंगे तो हम यूजर्स को अलर्ट कर देंगे थ्रू ईओएम पेरा। ओके, नेक्स्ट, फैक्ट्स बिकम टू नोन टू द ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। कुछ फैक्ट्स ऑडिटर के संज्ञान में आए हैं जब उसने ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर दिया उसके बाद। कुछ फैक्ट्स ऑडिटर के ध्यान में आए, कुछ फैक्ट्स ऑडिटर को पता चले, कब पता चले, जब उसने ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी। किसको प्रोवाइड करवा दी, कंपनी को, और उसके बाद में फैक्ट्स ऑडिटर को पता चले। एंड ऑडिटर प्रोवाइड न्यू और अमेंडेड ऑडिटर रिपोर्ट, और ऑडिटर ने क्या किया है कि अब जो न्यू फैक्ट्स सामने आए थे उसके बेसिस पे उसने न्यू या फिर अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दी है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ईओएम पेरो में बताना पड़ेगा कि पहले अलग रिपोर्ट गई थी फिर बाद में अमेंडेड रिपोर्ट आई है, इस पे एम्फेसिस कर रहे हैं। इट एक्सप्लेन सब्सिक्वेंट इवेंट, यानी वही सब्सिक्वेंट इवेंट में पढ़ा था ना आपने कि अगर कोई इवेंट बाद में अगर होता है और उसकी वजह से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो रहे होते हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, हमको हमारी रिपोर्ट को भी अमेंड करना पड़ता है। ओके सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि जब एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है तब हम क्या करेंगे, ईओएम पेरा दे देंगे। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं तो यूजर्स को अलर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, ईओएम पेरा दे देंगे। फैक्ट्स ऑडिटर की रिपोर्ट देने के बाद में सामने आए हैं और उसकी वजह से ऑडिटर न्यू या अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है तो हम क्या करेंगे, ईओएम पेरा दे देंगे। ये मैंडेटरी सिचुएशन थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, circumstances where their auditor may consider it necessary to include EOM para optional। ठीक है, मतलब ये वो वाले फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाएगी जिसकी वजह से ऑडिटर ईओएम पेरा देगा, लेकिन देगा नहीं देगा ये ऑडिटर के ऊपर है, ऑप्शनल है। मर्जी पड़े तो दो, मर्जी पड़े तो मत दो, इट इज ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल का मतलब ये ऐसा नहीं है कि देना ही नहीं है, ऑप्शनल का मतलब ये कि चाहे तो दे दे चाहे तो नहीं दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या क्या है वो फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस क्या क्या है, अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ लिटिगेशन। अगर कोई केस वेस चल रहा है और उसके आउटकम के बारे में अगर आपको बताना है तो इसके बारे में आप ईओएम पेरा दो चाहे मत दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ऑप्शनल है टोटली। सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट अकर बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। एक सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है जो कि सिग्निफिकेंट है और वो इवेंट अकर कब हुआ है, बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद में और ऑडिटर रिपोर्ट बनने से पहले। तो इस बीच में कुछ हुआ है तो ऑडिटर रिपोर्ट जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा तब वो उस इवेंट को कंसिडर करके चलेगा। क्यों, क्योंकि क्या है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज होंगे तो मैनेजमेंट बोल देगा तो वो उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट बनाएगा। ये तो बात तब होती ना जब ऑडिट रिपोर्ट हम दे देते उसके बाद अगर होता तो फिर वो मैंडेटरी में चला जाता, बट ये तो बात ही पहले की कर दी इसने, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शनल के अंदर आ जाएगा। फिर अपन चाहे तो ईओएम पेरा में दें चाहे तो नहीं दें, इट इज टोटली ऑन अस। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मान लो कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि आप चाहो तो अभी से लगाना, चाहो तो बाद में लगाना। मैंडेटरी किया है 2 साल, मैंडेटरी किया है 2 ईयर आफ्टर्स, मतलब 2 साल के बाद से मैंडेटरी है। इससे पहले कोई चाहे तो लगा, कोई चाहे तो पुराना वाले ही फॉलो करो, 2 साल बाद मैंडेटरी है। लेकिन हमने क्या किया, हम तो अभी से लगा के बैठ जाते हैं। क्यों, क्योंकि क्या 2 साल बाद भी तो करना ही है, तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो 2 साल बाद करते, इससे अच्छा हमने आज कर लिया। तो अगर हमने कोई ऐसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अर्ली एप्लीकेशन किया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ईओएम पेरा के अंदर शो कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है।
मेजर कैटेस्ट्रोफी दैट हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एंटिटी फाइनेंशियल पोजीशन। कोई अगर ऐसी कैटेस्ट्रोफी सामने आती है जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको यूओएम पैरा के अंदर बता देंगे, बट ये टोटली हमारी मर्जी है कि हम चाहे तो बताएं चाहे तो नहीं बताएं। ओके, तो ये कुछ 4 पॉइंट थे क्या, कि अगर फ्यूचर लिटिगेशंस के फ्यूचर आउटकम ऑफ लिटिगेशंस के रिगार्डिंग कोई अनसर्टेनिटी है तो चाहे तो हम यूओएम में बताएं चाहे तो नहीं बताएं। सेकंड, अगर कोई सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट अकर होता है आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, तो चाहे तो हम उसको यूओएम में बताएं चाहे तो नहीं बताएं। अगर कोई न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हमने अर्ली एप्लीकेशन किया है तो चाहे तो हम यूओएम में बताएं चाहे तो नहीं बताएं। और अगर कोई मेजर कैटेस्ट्रॉफी होती है, ठीक है, और सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है उसके एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, तो चाहे तो हम ईओएम में बताएं चाहे तो नहीं बताएं। तो इसी के साथ में अपना ईओएम खत्म है। ईओएम में जितना भी पढ़ना था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है। अब ओएम देखते हैं। तो ओएम तो देख के आप बोल दोगे कि ओम, हरि ओम। तो ये ओएम मेरे पास में सिर्फ इतना सही है और आपके लिए भी इतना ही रिलेवेंट होगा। अच्छा सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो ईओएम ओएम के जो पैराग्राफ बनते हैं, आप उसके क्वेश्चंस देखना, एक दो क्वेश्चंस पढ़ना, तो उससे क्या है ना, आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि आपको आंसर की फ्रेमिंग कैसी करनी है। यहाँ पे मैं आपको टॉपिक समझा सकता हूँ, ठीक है, आप उसके बेसिस पे एमसीक्यू अच्छे से कर सकते हो, नो डाउट, बट हाउ टू राइट आंसर, यू हैव टू टेक क्वेश्चन बैंक, रीड क्वेश्चंस विथ आंसर्स, राइट सम आंसर्स, सो योर हैबिट बन जाएगी योर हैबिट बन जाएगी और आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो अपन ओएम पेरा पे आते हैं। मैटर दैट देन दोस्त प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो मैंने आपको क्या बोला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, ये 5 चीजें मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। क्या इसके अलावा या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव डाल दिए, सीईओ सीएफओ के बारे में डाल दिया, ठीक है, इन्होंने क्या अचीव किया क्या नहीं किया ये सब कुछ डाल दिया, तो ये क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है क्या? नहीं। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में गया है क्या यूजर्स के पास में? तो हाँ। क्यों? क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करते हैं सब्सक्राइबर्स को, मतलब यूजर्स को, तब हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी रिपोर्ट एक साथ दे देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट भी चली गई उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चले गए, उसके अंदर ये अदर मैटर्स वगैरह कुछ भी हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स वगैरह चले गए, ये पुराना सेल्स का डाटा, पुराना हमने क्या किया वो काला चिट्टा भी चला गया। तो वो जो काला चिट्टा वगैरह, ये जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, ये क्या है, ये अदर मैटर है ना, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होते। तो मतलब ये उस पूरी रिपोर्ट के साथ तो जा रहे थे। तो मैटर्स अदर देन प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वो मैटर है ना जो कि प्रेजेंट और डिस्क्लोज नहीं हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये तो अलग से गए ना उस रिपोर्ट के साथ में। रिलेवेंट टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, बट ऑडिट के लिए, ऑडिट के अंदर ये यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, रिलेवेंट है। ओके, तो इफ ऑडिटर कंसिडर नेसेसरी, ऑडिटर शैल इंक्लूड ओएम पेरा इन ऑडिटर रिपोर्ट। तो कोई कोई ऑडिटर क्या करता है कि जब भी कोई रिपोर्ट, मतलब ऐसे रिपोर्ट बनती है ना, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं पूरी रिपोर्ट बनती है, तो ऑडिटर ना पूरी चेक करता है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर रेस्ट्रिक्ट नहीं होता, वो पूरी रिपोर्ट देखता है। तो वो जो अदर मैटर होते हैं उन मैटर्स में भी ऑडिटर्स क्या करता है, सेलेक्ट करता है कि यार ये मैटर रिलेवेंट होगा यूजर्स के फंडामेंटल्स के लिए। तो उस केस में ऑडिटर क्या करता है कि उस मैटर को भी अपने ओएम मैटर के अंदर बता देता है कि ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो अदर जो चीजें दे रखी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव वगैरह, वहां पे आपको कहाँ मिलेगा, इसका रेफरेंस दे देता है ओएम के अंदर। और ओएम के अंदर उसको थोड़ा सा क्या है ना कि बता भी देता है, डिस्क्राइब भी कर देता है कि वहां पे मतलब ये बात लिखी हुई थी, मैं अपने यहाँ पे अपनी तरफ से समझा रहा हूँ। बट अगर आपको पूरा फुल वर्जन देखना है कि एक्चुअल में क्या 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 कहाँ क्या लिखा था, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। ओके सर, ठीक है, ये ओएम पेरा की बात होगी। इसी के साथ में अपना ओएम पेरा खत्म है, यूएम पेरा भी अपना खत्म है। मेरा अभी आपको यही बोलना रहेगा कि आप यूएम ओएम पेरा के क्वेश्चन जरूर देखना। क्वेश्चन मैक्स ऑब्वियसली आपके पास में, आपने जिस टीचर से पढ़े होंगे प्रोवाइड होंगे, वरना इंस्टीट्यूट तो अवेलेबल है ही सही। आप क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस देखने से आपको आंसर्स की फ्रेमिंग आएगी। फ्रेमिंग इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस का जो आंसर आप पढ़ोगे उसकी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज चेंज मत करना,
एग्जाम में नंबर चाहिए तो, ठीक है। एमसीक्यू में मैं मान के चलता हूँ 30 में से 25 या फिर मोर देन 20 का अपन टारगेट लेके चले तो 20 मार्क्स तो अपने एमसीक्यू कवर कर देंगे। रही बात अपने 30 मार्क्स की, तो 70 में से 30 मार्क्स अगर अपन इधर लेके आ जाए तो मोटा मोटी 50 मार्क्स अपन ऑडिट में लेके आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक्चुअली क्या है ना कि हम इधर एमसीक्यू में 20 का टारगेट करते हैं ना, तो मोर देन 20 हमारे आ जाते हैं। बट प्रॉब्लम आती है कि हम इधर 30 का टारगेट करते हैं 70 में से, तो इधर हमारे 30 नहीं आ पाते, इवन दो हमारे 20 भी नहीं आ पाते, तो हम क्या है ना कि ऑडिट हमारा रह जाता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से क्या लैंग्वेज आ जाएगी। एक बार पास कर लो ऑडिट, उसके बाद थोड़ी ना बार बार पास करनी है, एक बार का काम है, अब की बार आखिरी बार। ओके, नेक्स्ट ऐसे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऐसे वैसे तो था ऐसे 710, ठीक है, बट मैंने वो स्किप किया है, आप स्किप मत करना, आप पढ़ना उसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। ओके एंड ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ ऐसे 720 ऑडिटर responsibility relating to other information in document containing audited financial statement। मतलब अदर मैटर वहां पे भी देखे थे और यहाँ पे भी देखेंगे। मतलब ये भी वही वाली चीज है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में जो वही फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव वगैरह आते हैं, उसके अंदर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके ठीक है सर, हम समझ गए। ओके तो इसको कंक्लूड कर लेते हैं। ऐसे 720 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट कंटेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है तब क्या होती है, अपनी एक एनुअल रिपोर्ट जाती है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट जाती है और साथ में कुछ अदर मैटर्स भी जाते हैं। तो वो अदर मैटर्स जब जाते हैं तो ऑडिटर को क्या उनको कंसिडर करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली कंसिडर करना पड़ेगा। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो मतलब नंबर्स के अंदर हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो यानी टेक्स्ट के अंदर हो, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट, यानी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को छोड़ के होनी चाहिए। इंक्लूडेड इन एंटिटी एनुअल रिपोर्ट, और वो इंक्लूड होनी चाहिए एंटिटी के एनुअल रिपोर्ट के अंदर। ओके, ऐसे रिक्वायर ऑडिटर टू रीड एंड कंसिडर अदर इन्फॉर्मेशन बिकॉज अदर इन्फॉर्मेशन मटेरियली मिसस्टेटेड with financial statement may indicate that there is material misstatement exist in financial statement। मतलब मैंने क्या पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा धीरे पढ़ता हूँ। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग रिक्वायर ऑडिटर टू रीड एंड कंसिडर अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऐसे क्या रिक्वायर करता है ऑडिटर को कि वो रीड करे और कंसिडर करे इस अदर इन्फॉर्मेशन को, बिकॉज अदर इन्फॉर्मेशन मटेरियली मिस स्टेटमेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो अदर इन्फॉर्मेशन है हो सकता है ये मटेरियली मिस स्टेटमेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में इंडिकेट दैट मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसकी वजह से ऐसा लगे कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इसकी वजह से ऑडिटर को ये अदर इंफॉर्मेशन भी कंसिडर करके चलनी पड़ती है। ओके, रेस्पॉन्डिंग व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड दैट मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। अगर ऑडिटर कंक्लूड कर लेता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है इस अदर इंफॉर्मेशन के अंदर, अगर ऑडिटर कंक्लूड कर लेता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इस अदर इंफॉर्मेशन के अंदर, एनुअल रिपोर्ट में जो अदर इंफॉर्मेशन है उसके अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है मतलब है, तो उस केस में क्या ऑडिटर अगर कंक्लूड कर लेता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट, ऑडिटर से रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि आप क्या करो करेक्ट कर दो अदर इंफॉर्मेशन को। मैनेजमेंट क्या कर सकता है, सॉरी ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोल सकता है कि आप ये अदर इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर दो। इफ मैनेजमेंट, तो ऑडिटर के कहने के बाद में अगर मैनेजमेंट एग्री हो जाती है शेल डिटरमाइन करेक्शन हैज बीन मेड। तो अगर एग्री हो गई तो फिर क्या करना है, हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या करेक्शन हुए हैं कि नहीं हुए, और या फिर क्या हो सकता है रिफ्यूज हो सकता है, मतलब मैनेजमेंट बोल दे भग यहाँ से, तो अगर मैनेजमेंट बोल दे भग यहाँ से तो फिर सेल कम्युनिकेट मैटर विद टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है, तो आप मुंह बुला के जाना है टीसीडब्ल्यूजी के पास कि तुम्हारा मैनेजमेंट को समझा लो, तो किसी दिन चिपका दूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाओगे तुम टीसीडब्ल्यूजी के पास में कि टीसीडब्ल्यूजी एक तो हमने बोला कि यार ये अदर इन्फॉर्मेशन की मैटर को कंसिडर करो और यार ये हटाओ इनको, गलत गलत चल रहा है तो एक तो मैनेजमेंट को हमने इतना प्यार से बोला कि इसको हटाओ, ये ऐसा नहीं चलेगा, तो मैनेजमेंट ने हमको उल्टा बोले भग जाए ऐसे, तो मैनेजमेंट ने हमको ऐसा बोल दिया भग जाए यहाँ से, तो इसलिए हम आपके पास दौड़ के आए हैं
कि फिर मतलब हम हाथ वाथ उठा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, टीसीडब्ल्यू के पास में जाएंगे एंड रिक्वेस्ट दैट करेक्शन आर कनेक्शन भी मेट। फिर हम क्या करेंगे, टीसीडब्ल्यू के पास में जाएंगे और उसको बोलेंगे कि यार आप ही हो माए बाप, अब आप कुछ करो, करेक्ट कराओ रिपोर्ट। लेकिन अगर बोल दो माए बाप भी नट जाए, इफ नॉट करेक्टेड, अगर फिर भी करेक्ट नहीं होती है तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, इफ अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड प्रायर टू ऑडिटर रिपोर्ट। क्या ये अदर इंफॉर्मेशन जो थी ये आपको ऑडिटर रिपोर्ट देने से ऑडिटर रिपोर्ट देने से पहले मिल गई थी क्या? ऑडिटर कंसिडर इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, अगर पहले मिल गई थी तो ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या आ रहा है ऑडिट रिपोर्ट पे। ठीक है, अगर कोई इम्प्लीकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, और अगर पॉसिबल हुआ तो क्या कर लेगा, साथ में विड्रॉल कर लेगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमें। फिर वापस वही बात, अगर हमको लगा गलती है, हमने मैनेजमेंट को बोला करेक्ट करो और मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज करने के बाद हम गए टीसीडब्ल्यू जी के पास, टीसीडब्ल्यू जी से हमने भीख मांगी कि सही कर दो, करेक्ट कर दो, और टीसीडब्ल्यू जी ने भी करेक्ट नहीं किया। तो हम क्या चेक करेंगे कि इफ अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन आफ्टर ऑडिटर रिपोर्ट, कि क्या ये जो अदर इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है ये ऑडिट रिपोर्ट के बाद आई है क्या? तो अगर हाँ ऑडिट रिपोर्ट के बाद आई है तो हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेंगे। अप्रोप्रिएट एक्शन में क्या लेते हैं, हम ऐसा अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं जिससे क्या हो कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे कोई रिलाय नहीं करे। ओके, अप्रोप्रिएट एक्शन में हम क्या लिखवाएंगे, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन यूजर अटेंशन। हम ये लिखवा देंगे कि यूजर्स के अटेंशन के लिए कि अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मतलब जिनको करेक्ट नहीं किया गया, ऐसी गलतियां अदर इंफॉर्मेशन के अंदर अवेलेबल है, ये हम यूजर्स के अटेंशन के लिए पब्लिक करवा देंगे इंफॉर्मेशन को। कैसे भी कैसे करवाएंगे, न्यूज़पेपर में दे दो, ठीक है, मीडिया में आके बता दो, मतलब ये ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास में। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हो, और इससे क्या कर सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाय नहीं करने के लिए आप लोगों को बता सकते हो कि इस ऑडिट रिपोर्ट पे कोई रिलाय मत करना। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि ये फैक्ट्स हमारी ऑडिट रिपोर्ट के देने के बाद में हमारे सामने आया था, दैट्स वाई। ओके, तो इसी के साथ में अपना SS 720 कंप्लीट होता है, और पूरी अपनी 700 सीरीज अपने कंप्लीट कर ली है। 700 सीरीज में अपन ने क्या पढ़ा, SS 700 नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो अपन इंटर में पढ़ के आए। SS 701, SS 705 मेरे को देखना पड़ेगा, 705 ही पढ़ा ना अपन ने, हाँ 705 पढ़ा, 705 पढ़ा। SS 701 की ऑडिट मैटर, SS 705 मॉडिफिकेशन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, SS 706 EOM एंड OM पैरा इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। SS 710 अपन ने नहीं पढ़ा है, वो कोरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के बारे में था। SS 720 ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, ऐसे करके कुछ नाम था ना, हाँ, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो इसी के साथ में अपने सारे 700 सीरीज अपन ने कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कौन सी सीरीज कवर करेंगे, 800 की सीरीज। इसी के साथ में अपने सारे एसएस कवर हो जाएंगे। सारे एसएस कवर हो गए मतलब मान लो आप 50-60 नंबर का अपना कहीं नहीं गया कंटेंट, लगभग 50-60 नंबर का कंटेंट अपन ने कवर कर लिया है। आप क्वेश्चंस कवर कर लेना, एक बार आपने क्वेश्चंस कवर कर लिए आप आगे बंद कर लेना, फिर मत देखना। और जब भी आप देखो अगर आपको लगे स्पीड स्लो है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ा के देखनी है। एग्जाम टाइम पे नो कॉम्प्रोमाइज, स्पीड के साथ में आपका दिमाग कैच कर लेगा, आई विल अश्योर यू। ओके, लेक्चर पसंद आए लाइक वाइक मार देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। दिन पे दिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, और कमेंट वमेंट डाल देना, ठीक है। और वही आई विल ट्राई कि ये ठीक है थोड़ा मेरा ठीक हो जाए, मतलब बार बार इसे मैं बोलूँ नहीं तो क्या कलाम हो गया है। तो मैंने वैसे ट्राई किया है कि इस वाले लेक्चर के अंदर मैं ये वर्डिंग का नेग्लिजेंटली यूज़ करूँ, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर कहीं पे निकला हो तो ठीक है, माफ़ी वाफ़ी उसके लिए, मतलब वो देखो बाय डिफ़ॉल्ट अभी वापस निकल ही गया तो उसके लिए माफ़ी वाफ़ी दे देना। बट मेरा यही है कि अब मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने ऊपर, बट इतने सारे लेक्चर्स बना दिए, उस लेक्चर्स की क्या है ना कि रिदम बन गई है, तो उस रिदम के अंदर मेरे को पता नहीं चला कि मैं ना ये वर्ड इतना ज़्यादा बोलने लग गया। ओके, बट आई विल ट्राई टू अवॉइड दिस वर्ड।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो ऑडिट, और अपन कंप्लीट कर लेंगे जल्दी। नेक्स्ट लेक्चर अपन जल्दी ही रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐसे 800 वाला। ठीक है, ऐसे 800 वाला सीरीज पूरी कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ में अपने ऐसे सारे कवर हो जाएंगे। फिर वही एस ए ई, एस आर ई और एस आर एस अपन कवर करेंगे।